हेलो कैंडिडेट्स। सो दिस साइड सिद्धार्थ। वैसे हमारा ये स्किल से रिलेटेड फोर्थ और फिफ्थ वीडियो रहने वाला है। आज हम जिन ड्राफ्ट की बात करते हैं ना, दैट इज़ योर नोटिफिकेशन। ओके, एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट रेजुलेशंस। लेकिन एक उससे उससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नोटिफिकेशन का आपको मैं एकदम ये फॉर्मेट दिखाता हूँ कैसा दिखाई देता है। ये ऑफिशियल फॉर्मेट होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ फॉर्मेट ऑफ रेजुलेशन। बट आपके एम सी आर स्किल में क्या ये फॉर्मेट रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहेगा। इज इट ओके? तो वी विल डिस्कस इन अनदर बेसिस। ओके, तो सबसे पहले हम वन बाय वन फ्रॉम बेसिक वी विल स्टार्ट। सो देखो, पहले सबसे पहले रेजुलेशन और नोटिफिकेशन की वीडियो देखने से पहले आपको जो मेरे प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैं सारे ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस या ड्राफ्टिंग को कैसे पहचाना जाएगा उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है। आई एम 100% श्योर जिसको कुछ नहीं आता, जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उनको सब कुछ नॉलेज होगा। तो हम रेजुलेशन और नोटिफिकेशन के बारे में आज जानेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। तो ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्किल के बारे में बता देता हूँ। स्किल में आपके एक ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आएगा जिसमें ये मेंशन नहीं होगा कि कौन सा ड्राफ्ट बनाना है, कौन सा कम्युनिकेशन ड्राफ्ट करना है। एक नोटिंग का होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट टीसी राइटिंग के दो क्वेश्चन होंगे। तो हम ड्राफ्टिंग के पार्ट्स में चल रहे हैं, तो आज उसमें रेजुलेशन और नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। इसमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा जो आपको शायद कहीं पे नहीं मिलेगा। दो मैंने बुक प्रोवाइड करवा दी है ग्रुप में कि रेजुलेशन कब बनता है, नोटिफिकेशन कब बनता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसा ये फॉर्मेट होगा। इवन दो हम सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेजुलेशन और नोटिफिकेशन के लिए। तो मैंने हर चीज़ को कंप्रेहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है। ये जो मैं आपको एक फ़ोटो टाइप का प्रोवाइड करवा के रखा हूँ, तो ये हमारे प्रीवियस वीडियो से है। ठीक है, इस प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आएगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम वन बाई वन चलते हैं, नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि नोटिफिकेशन होती क्या है। ये नोटिफिकेशन को समझो, एक ये फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। किस लिए करती है? देखो, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। गवर्नमेंट इशू करती है फॉर नोटिफाई द पीपल, द पब्लिक और स्टेक होल्डर्स अबाउट द इन्फोर्समेंट ऑफ, किस किस के रिलेटेड, अबाउट द इन्फोर्समेंट ऑफ योर रूल्स, एक्ट, ऑर्डर एंड रेगुलेशंस, एज वेल एज अपॉइंटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट के लिए भी नोटिफिकेशन देता है, एंड चेंजेस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस बार अगर कोई क्वेश्चन आया नोटिफिकेशन और इससे रिलेटेड, ठीक है, तो 110% है। नोटिफिकेशन से आता है तो आपको पहचानना पड़ेगा नोटिफिकेशन होगा या रेजुलेशन होगा। तो नोटिफिकेशन क्या क्या है? रूल्स, जैसे मान लो कोई भी रूल्स बन रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है, कोई एक्ट में चेंज हुआ है, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट में चेंज हुआ है, या फिर अमेंडमेंट आया ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड या ओबीसी से रिलेटेड, या कोई ऑर्डर आया है या रेगुलेशन आया है, या कोई अब किसी को अपॉइंटमेंट करना है। जैसे अभी अभी न्यूजीलैंड के जो ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, तो अपॉइंटमेंट आया है या कुछ चेंजेस होंगे, तो ये सारे हमेशा नोटिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेजुलेशन क्या होता है। फिर रेजुलेशन और नोटिफिकेशन दोनों भाई बहनी होते हैं। ये भी एक फॉर्मल, जो रेजुलेशन है ना, ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे, वेट एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ। जो रेजुलेशन है वो भी अगर देखोगे तो ये भी एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है, किस किस का कोई डिसीजन लिया गया हो उसका। ध्यान से देखना, डिसीजन का या डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। ठीक है, एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डिसीजन का, गवर्नमेंट पॉलिसी का, या कोई भी क्रिएशन या अप्रूवल हो किसी भी इंस्टीट्यूट का या स्कीम का, ये इंपॉर्टेंट है। स्कीम वर्ड आएगी, स्कीम वर्ड किसी स्कीम का, या कमिटी का, कमिटी का कोई क्रिएशन हो रहा है या कमिटी गठित की जा रही है, तो वो हमेशा रेजुलेशन में आएगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बता दिया था, इसलिए मैं रेजुलेशन नोटिफिकेशन को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपके पास क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा कि आपको नोटिफिकेशन बनाना है या रेजुलेशन बनाना है, ऑफिस ऑर्डर बनाना है, लेटर बनाना, कुछ भी नहीं। आपको रिकॉग्नाइज करना है
तो नोटिफिकेशन कोई भी एग्जाम हो, चाहे LDC SO हो, SSC हो, तो नोटिफिकेशन में देखो मैंने पहले बोला इसका नेचर क्या होता है, लॉ ऑर्डर और रूल से रिलेटेड, और रेजुलेशन का होता है पॉलिसी डिसीजन अप्रूवल। ये जो टेबल है आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। क्या ये बाइंडिंग होती है? बिल्कुल यस, लीगली फोर्स होती है। और रेजुलेशन की बात करें तो ये जनरली यस होता है पॉलिसी फोर्स के बाद। ये जो नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? ये मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें भी से ये भी दोनों ही गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होते हैं। अब गेजेट ऑफ इंडिया क्या होता है मैं बता दूं। जैसे भी कोई भी चीज़ पार्लियामेंट में बनी, या जैसे मान लो कोई पार्लियामेंट में EWS से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आनी थी कि EWS एक नया रिजर्वेशन लाएंगे, ठीक है, 103 थर्ड अमेंडमेंट के थ्रू। तो वो जो भी पार्लियामेंट में कुछ भी चीज़ें पढ़ने से पहले क्या होगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस होंगे, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे मान लो एक प्राइवेट मेंबर बिल आता है, एक गवर्नमेंट मेंबर बिल आता है। पब्लिक मेंबर बिल में क्या होता है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो लाते हैं, और प्राइवेट में जो नॉन मिनिस्टर होते हैं, चाहे दोनों किसी भी पार्टी के हो, समझ रहे हो, चाहे आपके रूलिंग गवर्नमेंट के हो या अपोजिशन पार्टी के हो, वो लोग जो भी चीज़ें लाएंगे ना, वो सबसे पहले गेजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाइड होगा, उसके बाद ये लोग पढ़ेंगे। तो जो चीज़ गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करनी है, क्योंकि गेजेट ऑफ इंडिया क्या होता है, एक तरह से न्यूज़पेपर मान लो, ताकि सारी पब्लिक को पता चलता है क्या होने वाला है। ये हमेशा कमांडिंग होती है, एक्सप्लेनेटरी होती है। तो अब वन बाई वन वी विल डिस्कस, ठीक है। मैं फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको जानना, जैसे ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा एम्स के तर्ज पे आएगा, हो सकता है सेम एज इट इज़ देखने को मिले, ठीक है, या फिर अदर UPSC से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशंस की। मैं जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसका ड्राफ्ट कैसे करना है, ठीक है, ड्राफ्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, कंटेंट क्या होगा, वो एवरीथिंग आई विल टॉट यू, आई विल टीच यू, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, सिर्फ पेशेंस रखो, सुनते जाओ ध्यान से। व्हाट इज नोटिफिकेशन, ठीक है। ये नोटिफिकेशन फॉर्मल गवर्नमेंट ऑर्डर है थ्रू विच लॉ, रूल, अपॉइंटमेंट, डेलीगेशन एंड इन्फोर्समेंट इन ऑफिशियल अनाउंस्ड एंड मेड लीगली इफेक्टिव, मतलब किसी को अपॉइंटमेंट करना है। ये वंस इश्यूड, ये एक बार क्या हो जाता है, इट बिकम्स लॉ, रूल, इन्फोर्सेबल, इंस्ट्रक्शन। ये चीज़ याद रखना नोटिफिकेशन, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन ये जो डेफिनेशन है ना, यही डिसाइड करेगी कि नोटिफिकेशन बनेगा या क्या। तो गवर्नमेंट कब इशू करती है नोटिफिकेशन? कब रूल, जब रूल फ्रेम हो, रूल में अमेंडमेंट हो, कोई पोस्ट क्रिएटेड की गई हो। मान लो मैंने बोला ना एक ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट क्रिएट की गई है, ठीक है, कि कहाँ पे, न्यूजीलैंड में, या कुछ नया नई पोस्ट आ गई। मान लो कि अभी रिसेंटली जो इलाहाबाद में, जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, हमारे प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ था, तो उसमें एक प्रेसिडेंट को नोटिफाई करना था, यानी एक प्रेसिडेंट को क्या करना था, डेजिग्नेट करना था। तो एक प्रेसिडेंट की पोस्ट बनी थी, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वाली नहीं, यहाँ के, मतलब इस कमेटी के। तो वो कोई, या कोई रेट को फिक्स किया जा रहा है, एक्ट कम इनटू फोर्स, या कोई भी पावर को डेलीगेट किया जा रहा है, ठीक है, कि मान लो कि आज के बाद राष्ट्रपति का ये काम एक पर्टिकुलर सेक्रेटरी करेगा, या कोई अपॉइंटमेंट आर नोटिफाइड। तो हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में समथिंग बिकम लीगली इफेक्टिव, आपको अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ने से ऐसे पता चल रहा है कि लीगली इफेक्टिव है, यहाँ पे एक वर्ड है लीगली, ठीक है, ये इफेक्टिव है, तो हमेशा नोटिफिकेशन आएगा, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको कौन भेजता है और कौन रिसीव करता है, क्योंकि अगर आपको वहां समझ नहीं आता है तो आप भेजने और रिसीव करने वाले पे ध्यान दे सकते हो। हमेशा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश करता है, आप नहीं करते। कोई ऑफिस का कोई ऑफिसर नहीं करेगा, ठीक है। कोई कौन रिसीव होगा, जनरल पब्लिक के भी लिए हो सकता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। मान लो कि ऐसे हो जाए कि आज के बाद में 17 लीव होगी पूरे इंडिया में, ठीक है, और जो RH होगी, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, वो अबाउट 5 होगी। तो ये तो सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ऑल डिपार्टमेंट को, स्टेट ऑफिस को भी, या कंसर्ट अथॉरिटीज को भी हो सकती है, ठीक है। नोटिफिकेशन कभी भी सिंगल पर्सन को नहीं भेजा जाता है, याद रखना। जहाँ पे भी आपको लग रहा है सिंगल पर्सन के लिए बात हो रही है, नोटिफिकेशन तो नहीं बनेगा। क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चन होगा वो 15 मार्क्स का होगा, वो चाहे कोई भी एग्जाम में हो, अलग अलग मार्क्स के हो सकते हैं। अगर आप वहाँ पे बन रहा था नोटिफिकेशन, आपने बना दिया रेजुलेशन, तो आपका वो क्वेश्चन इवन चेक तक नहीं होगा, समझ रहे हो, मतलब 15 मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। इसलिए लास्ट ईयर जैसे देखा गया था काफ़ी बच्चे फेल हो गए थे। तो इस चीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेजुलेशन की बात करते हैं, रेजुलेशन क्या है?
तो रेजुलेशन एक फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन है, याद रखो। उसमें पॉलिसी डिसीजन की बात नहीं हो रही थी, उसमें रूल्स लॉज ये बन रहे थे, इसमें पॉलिसी डिसीजन हो रही है। पॉलिसी डिसीजन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो पीएम रोजगार से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आई है, पीएम रोजगार एक पॉलिसी आई है, उसका डिस्कशन हो रहा है कि किन किन लोगों पे एप्लीकेबल होगा ये सब। इसमें कोई रूल बना के वो परमानेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या वहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। पॉलिसी डिसीजन, उस पॉलिसी को कौन कौन अप्रूवल किया है, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले बोला था एक मिनट्स आया है, ठीक है। वो मिनट्स क्या हुआ था, एक कमेटी गठित गठित हुई थी, उस कमेटी में डिसीजन लिया गया था कि एमसीआरई आएगी या नहीं आएगी। तो उस कमेटी को गठित होने के लिए मिनट्स बने, और उसके बाद में वो मिनट्स किस में कन्वर्ट होगा, वो रेजुलेशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अप्रूवल मिल गया है। और इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है कि एमसीआरई आएगी या नहीं आएगी, ये हमेशा रेजुलेशन में आएगा, ठीक है। मिनट्स का मतलब तो ये होता है कि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, और ये इंटरनल डिपार्टमेंट होती है, कोई जरूरी नहीं है एक्सटर्नल जाती। तो ये इसमें ये डिसीजन होता है कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है और क्यों किया है, बट ये कोई लॉ नहीं बनती। तो रेजुलेशन में क्या क्या आएगा, पॉलिसी इज अप्रूव्ड, कमिटी इज सेटअप, ऑब्जेक्टिव इज डिक्लेयर, स्कीम इज अनाउंस्ड, कोई स्कीम अनाउंस किया है कि ये स्कीम अनाउंस किया गया है कि जो आपकी एमसीआरई एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, ये 6 मंथली बेसिस पे आएगी। तो ये किस में नोटिफाई होगी, नोटिफिकेशन में या रेजुलेशन में, 100% रेजुलेशन। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, ठीक है। कमीशन बोर्ड इज कंस्टिट्यूट और इंपॉर्टेंट डिसीजन रिकॉर्ड। तो इसका गोल्डन लाइन आपको ये याद रखना है, जब भी गवर्नमेंट वांट्स टू डिक्लेयर एनी डिसीजन या कोई भी पॉलिसी डिक्लेयर करना चाहती है, हमेशा रेजुलेशन आएगी, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट भेजेगा, रिसीवर पब्लिक डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स, याद रखना, ठीक है। लाइक नोटिफिकेशन, ये भी गैजेट में पब्लिश होता है, लेकिन इसकी टोन है वो एक्सप्लेनेटरी होती है, उसमें एक्सप्लेनेटरी नहीं होता। तो आप एक चीज़ देखना, जब मैं आपको नोटिफिकेशन का वो दिखाऊंगा ना, नोटिफिकेशन सिर्फ एक ही सेंटेंस में होगा, मतलब एक ही पैराग्राफ में होगा, पूरा पैराग्राफ। क्यों, क्योंकि वो टू द पॉइंट होता है, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है कि क्यों किया, नहीं उसमें बैकग्राउंड डिस्कस होता है। लेकिन अगर आप रेजुलेशन जब पढ़ोगे ना, तो उसका बैकग्राउंड से लेके उसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहीं से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको बोलते इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग। क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आपको थोड़ा भी एफर्ट्स नहीं देना पड़ेगा, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत पता चल जाएगा रेजुलेशन बनेगा या नोटिफिकेशन। मैं बता रहा हूँ कैसे। नाउ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सबसे पहले आपको, देन आफ्टर वी विल डिस्कस। पहला क्वेश्चन क्या है, यू आर वर्किंग एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एमओएच में आप एएसओ की पोस्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सेम आपके एग्जाम में। रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम सेवरल मेडिसिन एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन से रिप्रेजेंटेशन मिला है, डॉक्टर्स बॉडीज एंड पेशेंट वेलफेयर, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है, रिगार्डिंग टू द नीड टू डिवाइस गाइडलाइंस फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल रिसर्च अलाउंस टू मेडिकल फैकल्टी वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर का एग्जामिनेशन होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड, देखो गवर्नमेंट इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट ए कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी टू स्टडी द इशू एंड सबमिट रिकमेंडेशन विद इन 3 months। तो बोले ड्राफ्ट द सुटेबल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फॉर पब्लिकेशन ऑफ गैजेट ऑफ इंडिया। तो जैसे गैजेट ऑफ इंडिया का नाम आया, या तो रेजुलेशन बनेगा, ठीक है, या फिर नोटिफिकेशन। आपके एग्जाम में अब एक और चीज बता दूं, क्या ये वर्ड आएगा कि पब्लिश करना है, नहीं आएगा, ठीक है, तो भी आपको पहचानना है, मैं आपको इजी करने के लिए दिया हूँ। तो बैकग्राउंड ऑफ द डिसीजन ये, अब जैसे बैकग्राउंड ऑफ द डिसीजन आ गया, तो आपके सबके दिमाग में पता चल गया कि क्या बनेगा। एक मिनट के लिए पोज लीजिए, पोज लेके ये बताइए कि इसमें रेजुलेशन बनेगा या फिर नोटिफिकेशन बनेगा, बताइए। ये जो क्वेश्चन है, इसमें रेजुलेशन बनेगा या नोटिफिकेशन बनेगा, ठीक है। आई थिंक सब समझ चुके हैं क्या बनेगा। अब मैं आपको एक अच्छा सा स्मार्ट सा ट्रिक दे देता हूँ। ट्रिक क्या है, मान लो कि आपका बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया, तो जब भी क्वेश्चन में हमेशा याद रखो वर्ड आए नोटिफाई, कौन सा वर्ड, नोटिफाई वर्ड आए, या ब्रिंग इनटू फोर्स, यही वर्ड मिलेंगे आपको, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, या अपॉइंट किया हो किसी को,
या किसी चीज को डिक्लेयर किया गया हो या स्पेसिफाई किया गया हो, समझ रहे हो, या रूल्स में अमेंड किया गया हो या किसी चीज का फिक्स रेट किया गया हो, तो हमेशा 110%, 110% नोटिफिकेशन आएगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये वर्ड आया है? कहीं पे भी ये वर्ड नहीं दिखाई दिया। कौन कौन से? नोटिफाई, ब्रिंग इनटू फोर्स, अपॉइंट, डिक्लेयर, स्पेसिफाई, एन अमेंडमेंट रूल, फिक्स रेट। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक विल बी कि जहां पे भी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, ये वर्ड आए क्या? गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, या फिर गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड, गवर्नमेंट हैज स्टेब्लिश, ठीक है, गवर्नमेंट हैड स्पेसिफाई, ठीक है। अब स्पेसिफाई, सॉरी, कंस्टिट्यूट, वेट मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, 1 मिनट, है ना, ग्रीन कलर ठीक रहेगा। कंस्टिट्यूट, कंस्टिट्यूट ए मीटिंग्स, कंस्टिट्यूट ए कमिटी, ये सब, या फिर लॉन्च स्कीम, ये जहां वर्ड आए, लॉन्च स्कीम, या फिर कोई ऑथोरिटी क्रिएट करती है, क्रिएट ऑथोरिटी, ये ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा रेजुलेशन आएगा 110%। तो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल गया कि ये रेजुलेशन है, क्योंकि साफ साफ बोला है कंस्टिट्यूट ए कमिटी, यहीं से पता चल गया। एंड देन आफ्टर बैकग्राउंड ऑफ द डिसीजन भी दे दिया मैंने, ये ट्रिक्स दिए। कंस्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी विद चेयरमैन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TOR जिसको बोलते हैं, टाइम लिमिट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन एंड पब्लिकेशन, अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर डिस्कस। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं इस क्वेश्चन के बाद में। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूँ। आप देखोगे कि सबसे पहले ना टॉप पे होता है टू बी पब्लिश्ड इन द गेजेट ऑफ इंडिया, पार्ट 1 सेक्शन 1। यहाँ इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 सेक्शन 1, ये क्या है? अब देखो, जब भी नोटिफिकेशन या रेजुलेशन आएगा ना, आपका नॉलेज सबसे ज्यादा जो चेक किया जाएगा कि आप कौन से पार्ट में या कौन से सेक्शन में पब्लिश कर रहे हो, ठीक है। रेजुलेशन में हमेशा जो नंबर्स होंगे, 5 नंबर्स हमेशा टॉप पे होंगे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सिर्फ इसको देखो, अभी हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। रेजुलेशन किस तरह से लिखा गया, ये लिखा है। अब बात करते हैं 1 बाय 1। क्या बात करते हैं? थोड़ा मैंने बोला किस तरीके से। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन रेजुलेशन क्यों है। मैंने पहले बोला था कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया क्या? पॉलिसी डिसीजन और कंस्टिट्यूट ए बॉडी, तो इसका मतलब क्या बनेगा? रेजुलेशन बनेगा, ठीक है। तो जैसे कंस्टिट्यूट, और एक और चीज है इसमें, एक और चीज बोला गया है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखो, रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम एग्जमेंट। ये बैकग्राउंड पैराग्राफ है किस किस का? एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी है। मैंने बोला था एक्सप्लेनेटरी कभी भी होगा वहां पे रेजुलेशन आएगा। नेरेटिव है या पॉलिसी ओरिएंटेड है। और उसके अलावा सबमिट रिकमेंडेशन वर्ड आपको दिखाई दे रहा हो। सबमिट रिकमेंडेशन किस चीज को बता रहा है? कि कमिटी सिर्फ क्या करेगी? रिकमांड करेगी, फाइनल डिसीजन नहीं लेगी। फाइनल डिसीजन किस में लिया जाता है? फाइनल डिसीजन हमेशा नोटिफिकेशन में लिया जाता है। तो अगेन इसमें रेजुलेशन बन रहा है। एक और चीज बता दूं मैं, क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन दिस वन। जब भी ये आएगा तो हमेशा नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सब कुछ नहीं है, तो रेजुलेशन 100% हो गया। अब आप कहोगे कि सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं है? मुझे एक बात बताओ, इस गवर्नमेंट ब्रिंगिंग ए लॉ रूल इनटू फोर्स? आप कहोगे नो सर, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं ला रही। दूसरा क्वेश्चन में अपने आप से पूछो, क्या कोई स्टेचुटरी पावर को कोट किया गया है यहाँ पे कि पावर दिस वन? नो सर, तो नोटिफिकेशन नहीं होगा। मैं एक और कहूंगा, क्या इज अपॉइंटमेंट टू स्टेचुटरी पोस्ट बीइंग मेड? आप कहोगे नहीं सर, कोई भी पोस्ट के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ एक कमेटी को कंस्टिट्यूट करने के लिए बोला गया। मैं कहूँगा क्या इसमें कहीं पे भी रेट के बारे में या फीस के बारे में या हॉलीडेज के बारे में या जुडिक्शन के बारे में डिस्कशन किया गया है? आप कहोगे नहीं, तो नोटिफिकेशन गलत है। क्या बनेगा? रेजुलेशन बनेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये जो रेजुलेशन है वो पब्लिश क्यों किया जाता है, किसमें? गैजेट में। देखो, रेजुलेशन हमेशा क्या करता है? रेजुलेशन डिक्लेयर करता है, क्या करता है? आपकी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। एक सफिशियंट रहेगा, या आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देगा।
ठीक है, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन या जो भी पब्लिक्स हैं उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, दे रिक्वायर ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन एंड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी करने के लिए वो हमेशा क्या करेंगे, गेजेट में देंगे। सो दैट्स वाई द गेजेट इज द ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट रिकॉर्ड। जो गेजेट होता है ना, ये क्या होता है आपका, दैट इज योर ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट रिकॉर्ड। और यू कैन से लाइक विदाउट गेजेट पब्लिकेशन द डिसीजन हैज नो ऑफिशियल स्टैंडिंग। हमेशा यू हैव टू रिमेंबर दिस, विदाउट गेजेट पब्लिकेशन द डिसीजन हैज नो ऑफिशियल पब्लिक स्टैंडिंग। नाउ अब बात करते हैं वाई पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2। ये हमेशा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपका नॉलेज चेक किया जाता है। ठीक है, अब मैं बात बता दूं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या फिर इसके नीचे लिख देता हूँ इसके बाद। अब इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पार्ट 1 में देना है, पार्ट 2 में देना है, कैसे देना है। देखो, गेजेट का पार्ट जो 1 होता है ना, पार्ट 1, इसमें क्या क्या डिस्कशन होता है इसको थोड़ा ध्यान से देना। हमेशा जो भी रिजोल्यूशन होता है ना वो पार्ट 1 में आएगा, या फिर पॉलिसी अनाउंसमेंट होती है, कोई भी पॉलिसी अनाउंसमेंट, तो इसमें भी पॉलिसी अनाउंसमेंट हो रही है, तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर इन। या फिर नॉन स्टेचुटरी, जो नॉन स्टेचुटरी गवर्नमेंट डिसीजन होते हैं ना, गवर्नमेंट डिसीजन, ये हमेशा पार्ट 1 में है, याद रखना। रेजुलेशंस, पॉलिसी अनाउंसमेंट और नॉन स्टेचुटरी पार्ट, हर चीज के पीछे रीजन है भाई। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राफ्ट फॉलो नहीं करना है, आपको इसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पार्ट 2, पार्ट 2 के अंदर क्या क्या आएगा, वी हैव टू डिस्कस इट। तो पार्ट 2 के अंदर हमेशा रिमेंबर वन थिंग, स्टेचुटरी नोटिफिकेशन आएगा ना, वो हमेशा पार्ट 2 के अंदर आएगा, क्योंकि हम जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये देखेंगे। कोई भी रूल्स हो या कोई भी ऑर्डर हो जो एक्ट्स के अंडर आता हो, एक्ट्स के अंडर, विच इज इश्यूड अंडर द एक्ट्स, तो एक पार्ट 3 भी होता है। पार्ट 3 भी पूछ सकते हैं। पार्ट 3 सीधा सीधा क्या कब आएगा, जब भी पब्लिक नोटिस के पर्पज से ही आए, सिर्फ पब्लिक नोटिस आए और वो नोटिफिकेशन या रेजुलेशन के फॉर्म में आए तो पार्ट 3 में आएगा। या कोई भी टेंडर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट टेंडर्स लेते हैं, तो टेंडर्स आ सकता है, क्योंकि ये यूपीएससी में आया था, यूपीएससी में क्वेश्चन था एसओ में, तो टेंडर्स आया था, तो हमेशा पार्ट 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे कि पार्ट 1 में तो क्या आ गया, रेजुलेशन आ गया। चलो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सेक्शन 1 लिखना है या सेक्शन 2, तो इसके लिए भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सेक्शन 1, पहले बात करते हैं सेक्शन 1। इसमें क्या होगा, जितने भी सेक्शन 1 है दैट इज रिलेटेड रेजुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। रेजुलेशन ऑफ गवर्नमेंट हमेशा सेक्शन 1 के अंदर लिया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में हमेशा नॉन स्टेचुटरी ऑर्डर्स कंसिडर होते हैं। नॉन स्टेचुटरी ऑर्डर्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नोट्स बना ले। या फिर ऑफिस मेमोरेंडा आता है ना, कोई भी, वो हमेशा 2 में आता है। 3 में भी आता है, हम जब नोटिस पढ़ेंगे ना, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस वजह से रेजुलेशन यहाँ पे आपने देखो, पहला रेजुलेशन देखो यहाँ पे पार्ट 1 में क्या क्या किया गया, पॉलिसी अनाउंसमेंट किया गया, इसलिए हम 1 में यहाँ पे 1 लिख दिया कि जो टू बी पब्लिश्ड इन द गेजेट ऑफ इंडिया पार्ट 1, यहाँ पे कोमा होना चाहिए, देन पार्ट सेक्शन 1 हो गया। फिर आप बिग ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। ओपन ब्रैकेट यूज नहीं करना, ये ओपन ब्रैकेट यूज नहीं करना। ठीक है, इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, कौन सी, जो भी मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूं कि फाइन नंबर कैसे डिसाइड होते हैं। फाइन नंबर हमेशा रेजोल्यूशन में 7 होती है। क्यों होती है, क्योंकि सिर्फ ये फाइन नंबर टॉप से देखा जाएगा और उसके बाद भी ये गजेट में पब्लिश होगी, तो जस्ट गजेट के बाद में ये फाइन नंबर आ जाएगी, ताकि साफ साफ आपको सबसे ऊपर दिखाई दे कि कौन सी फाइल्स है, तो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, फाइन नंबर कैसे लिखना है मैं बता दिया, A20, ठीक है, 0, जैसे मान लो फर्स्ट मंथ है और 2025 है, देन आफ्टर आप एडमिन इस्टेब्लिशमेंट या यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन की बात कर रही है तो मेडिकल एजुकेशन, जो भी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना है और भारत सरकार भी लिखना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं करनी है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो इसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण
मंत्रालय। एक चीज हमेशा याद रखना, जो पहला लेटर होता है ना, पहला लेटर अगर देखोगे किसी भी वर्ड का, वो हमेशा कैपिटल होगा। डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसमें भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। मैंने बोला था न्यू, अब इसके जस्ट एक ये एक साथ आएगा, इनके बीच में कोई गैप नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ बन नहीं पाया, तो इसके बीच में गैप नहीं होगा। न्यू दिल्ली, मैंने बोला था जब भी न्यू दिल्ली के बाद में आप डेट दोगे तो क्या क्यों इसके पीछे डेटेड द 15 जून 2026 आएगा, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रेजुलेशन लिखा जाएगा, रेजुलेशन के बाद में स्टार डाला जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे टेप वर्ड यूज नहीं करना है, रेजुलेशन हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा, सीधा सीधा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से उठाओगे क्या कि रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड। अब इस रेजुलेशन में आपको होगी कि यहाँ पे ये डिस्कशन क्या है, वेयर एज, यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या कर रहे हो, नोटिफाई कर रहे हो, तो कोई एक सिंगल पर्सन तो करेगा नहीं, या फिर कोई ऑथोरिटी सिर्फ सिंगल ऑथोरिटी करेगी नहीं, सिंगल ऑथोरिटी के साइंस होंगे, वो कब होंगे, क्यों होंगे, आई डिस्कस अबाउट दैट। तो आप सीधा सीधा लिखोगे वेयर एज कि एक रिप्रेजेंटेशन मिला है, हैव बीन इश्यूड फ्रॉम वेरियस मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पेशेंट्स वेलफेयर ग्रुप regarding revision of the existing guidelines for grant of special research allowance or medical faculty working in central government hospital institute। यानी कि जो भी बैकग्राउंड नॉलेज आया है, यानी उन्होंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भेजी थी, आपने एज इट इज लिख दिया, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वेयर एज, ठीक है। और फिर आप कहोगे कि उससे रिलेटेड मैटर को देखा गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ एक लाइन छोड़ोगे, अब आप क्या डिस्कशन, क्या डिसीजन लिया गया, तो सबसे पहले आपने बैकग्राउंड डिस्कशन किया है, ठीक है। देन आफ्टर आपने ये बोला है कि गवर्नमेंट इसमें क्या किया है, एग्जामाइन की है, पिछला जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था ना, इसके पीछे क्या आएगा। देन आफ्टर आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे। डिसीजन किस चीज का लोगे, वो डिसीजन के बाद में होगा। तो डिसीजन क्या लिया गया है, गवर्नमेंट ने नाउ देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड, डिसीजन ले लिया किस चीज का, टू कंस्टिट्यूट ए कमिटी टू स्टडी द इश्यू एंड मेक सुटेबल रिकमेंडेशन ऑफ फॉलोइंग कंपोजिशन। सेम चीज लिखा है यहाँ पे कि आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर गवर्नमेंट इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट ए कमिटी अंडर द चेयरपर्सन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ। अब वो जो, क्योंकि ये रेजुलेशन है, रेजुलेशन में हमेशा आपको शो करना पड़ेगा कि आपने फॉलोइंग कंपोजिशन के बेसिस पे एक कमेटी बनाई है, उसके चेयरमैन कौन होंगे, चेयरमैन का जो पोस्ट वो बहुत रेस्पेक्टिव है, एक लाइन छोड़ोगे यहाँ पे। देन आफ्टर चेयरमैन के बाद में लाइन छोड़ोगे, जो भी चेयरमैन है वो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन से डिपार्टमेंट का चेयरमैन होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमेशा याद रखो, चेयरमैन अगर आपको मेंशन नहीं है तो हमेशा सेक्रेटरी लेवल का बंदा होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो रही है तो छोटे मोटे ऐसे तो है नहीं कि एम्स के अंदर कोई मान लो कि कोई बीमार हो गया और एक ऑफिसर लिख रहा है, नहीं, सेक्रेटरी लेवल के लोग चेयरमैन बैठते हैं। फिर उसके कुछ मेंबर्स बैठेंगे तो मेंबर्स लिखोगे, उसके बाद में मेंबर्स कौन कौन से होंगे, हमेशा याद रखो, जो डीजी लेवल के लोग होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विस, अगर आपको नहीं दिया गिवन होगा तो ठीक है, बाकी का आपको अज्यूम भी कर सकते हो। तो हमेशा याद रखो, जैसे ये तो हेल्थ सर्विस के आ गए, अगर मान लो कि पुलिस लेवल के हो तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजी, गवर्नर, ये इन लेवल के लोग बैठेंगे, मेंबर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। फाइनेंशियल एडवाइजर हमेशा आएगा, कोई भी डिसीजन हो जहाँ पे भी आपको लग रहा है पैसे की जरूरत पड़ेगी कमेटी बनाने में या न्यू एस्टेब्लिशमेंट में, तो हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत तो होती है। इवन दो आपके जो पोस्ट बन के जाएगी ना, जैसे आपको कोई भी जॉब एलोकेशन होता है, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो जो प्रेसिडेंट साइन करता है वो हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर की साइन निर्देशन अनुसार ही साइन करता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो फाइनेंशियल एडवाइजर किसका, उसी मिनिस्ट्री का होगा जिस मिनिस्ट्री के बारे में रिलेटेड बात हो रही है। और जो भी डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड लोग आ गए और अलग अलग डॉक्टर्स आ गए, और बिल्कुल एम्स दिल्ली में आ रहे तो डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली आ गए, 4-5 लोग आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, वो आपके माइंड पे होगा। वो कैसे आप डिसाइड करोगे, मैं इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। जो लेटर से रिलेटेड वीडियो आया था उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसको समझने के बाद में आपको समझ आने लग जाएगा फाइनेंशियल एडवाइजर कब आता है, अकाउंट ऑफिसर कब आता है, पीएओ कब आएगा, समझ रहे हो, इस्टेब्लिशमेंट का कब होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कब आएगा, AA कब आएगा, ठीक है। तब अब उसके बाद में आपने डिसीजन लिया, डिसीजन में क्या लिया, एक कमेटी बनानी, कमेटी के बारे में लिख दिया। अब कमेटी क्या करेगी, कमेटी बन गई, अब कमेटी क्या करेगी, उसके बाद में एग्जामिन करेगी, कमेटी एग्जामिन करेगी। पहले तो गवर्नमेंट ने देखो डिसीजन लिया, डिसीजन में क्या लिया गया, कमेटी बनेगी, चलो कमेटी बना दिया। अब कमेटी के बाद में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, ये कमेटी भी तो कुछ डिस्कशन लेगी,
कमेटी बनाई क्यों गई थी? क्योंकि कोई चीज़ में एग्जामिन करेंगे, वो एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो वो कमेटी ने क्या एग्जामिन किया है, वो कमेटी एग्जामिन करेगी। द कमेटी शेल एग्जामिन द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, एसेस फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस, क्या उससे रिलेटेड फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन हो पा रहा है कि नहीं है। और उसके बाद में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, किससे रिलेटेड, ये जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं, इन ये जिस जिस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर इनसे रिलेटेड, ये सारे आपस में क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। और जितने भी जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, पेंशन वेलफेयर कमेटी से रिलेटेड, ये जो लोगों से रिप्रेजेंटेशन आया, डॉक्टर बॉडीज, मेडिकल एसोसिएशन या मेडिकल पेशेंट, इन लोगों के साथ क्या करेंगे, वो लोग बातचीत करेंगे। इनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट करेंगे। फिर अब बातचीत हो जाएगी, उसके बाद में कमेटी एग्जामिन करेगी, उसके बाद में कमेटी डिसीजन लेके क्या करेगी, आपकी रिपोर्ट सबमिट करेगी। देखो, हमेशा फ्लो मेंटेन करना। पहले डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन में कमेटी कंस्टिट्यूट होगी। वो कमेटी का काम क्या होगा, वो एग्जामिन करेगी। क्या करेगी कि जो भी ये रूल्स, ये जो अलग अलग वेलफेयर के लोग आ रहे हैं, वो अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं, क्या वो फाइनेंशियल वाइबल है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाइबल है, और उसके बाद में ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगी। आई नो पीछे बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, थोड़ा सा आज टॉलरेट कर लो, क्योंकि पास में काम चल रहा है और आपका स्किल टेस्ट आ गया, इसलिए मैं थोड़ा बना रहा हूँ, दोबारा से भी ये वीडियो बना। नाउ द कमिटी शेल सबमिट इट्स रिपोर्ट्स। अब क्या करेगी, जैसे एग्जामिन की, इसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी टू द गवर्नमेंट विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। जैसे ही आज मीटिंग होती है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये कमेटी क्या डिसीजन लेगी, इसका आपको क्या करेगी, रिपोर्ट सबमिट कर देगी। तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कहीं पे भी कोई भी ऑर्डर निकाला गया है क्या? आप कहोगे नहीं। कहीं पे भी रूल बनाया गया है क्या? नहीं। कहीं पे भी रेगुलेशन बनाए गए क्या? नहीं। कुछ भी डिसीजन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं। अभी तो एग्जामिन करेगी, उसके बाद में रिपोर्ट्स, यानी कि इसमें कुछ भी चीज अप्रूव्ड नहीं है। वो सब कहाँ पे होगी, वो सब नोटिफिकेशन में होगी। तो सबसे पहले रेजुलेशन आएगा, देन नोटिफिकेशन आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? उसके बाद में ये चीजों को कोई भी अथॉरिटी, जो मैं पहले बोला था एचडी लेवल, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे एक लाइन का आप गैप छोड़ना है, एबीसी, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके आप अगर ईमेल नंबर डालना चाहते हो तो टेलीफोन नंबर कैसे लिखो, टेलीफोन नंबर नीचे यहाँ पे टेलीफोन नंबर आप एक्स करके आ सकते हो। फिर ईमेल नंबर इसी डाल abc@government.in, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले। उसके बाद में क्या होता है, ये ऑफिसर साइन कर दिया है कि जो आपकी कमेटी अप्रूव करेगी, ये बात होगी। अब ये ऑफिसर किसी दूसरे ऑफिसर को भी भेज सकता है। देखो हमेशा याद रखना, जो रेजुलेशन होता है ना, रेजुलेशन, ये कभी कभी सेम ऑथोरिटी, सेम इसमें नोटिफिकेशन में लागू होगा, सेम ऑथोरिटी या डिफरेंट ऑथोरिटी साइन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑथोरिटी साइन करते हैं। ये सेम ऑथोरिटी यहाँ पे साइन कर दी है कि हाँ ये मीटिंग होगी, हम ये एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर लेंगे उससे रिलेटेड। अब ये जो ऑफिसर है वो ऑर्डर करेगा, क्या ऑर्डर करेगा कि ये जो भी रेजुलेशन हमने डिस्कस किया है ये ऊपर, उसकी एक कॉपी, ये सारी जो रेजुलेशन से रिलेटेड जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है ना, उनको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो आपको ये लिखना है, पहले ऑर्डर लिखना है, और ऑर्डर हमेशा कैपिटल में लिखना है, ORDER। ये ऑर्डर किया जाता है, कौन ऑफिसर कर रहा है, ये ऑफिसर एबीसी, ये जो एबीसी ऑफिसर है ना जिसने साइन किया यहाँ पे, ये ऑर्डर निकाल रहा है ये जो रेजुलेशन है उसको अटैच करके, कि ऑर्डर, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि ये एक कॉपी ऑफ रेजुलेशन, इस कॉपी, ये रेजुलेशन जो आपने बनाया ऊपर, ये जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है ना उनको भेजा जाए। अब देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कॉपी इज फॉरवर्डेड टू। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ही देंगे, रेजुलेशन एक बहुत हाई लेवल की वो है, और ऑर्डर में ये आ गया कि आप जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है ना सबको भेजना है। तो कॉपीज फॉरवर्डेड में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ओबीसी बात है कम से कम 50 से 60, तो वो एक साथ ही बता दिया गया कि ये ऑर्डर दिया जाता है कि मत सोचो कौन कौन से डिपार्टमेंट को लेना नहीं है, इससे कंसर्न डिपार्टमेंट जितना है ना उसके किसी भी हर डिपार्टमेंट को भेज दो। तो ऑर्डर दैट ए कॉपी ऑफ दिस रेजुलेशन बी कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट। ठीक है, थोड़ा सा वेट, एक मिनट, जस्ट ए वेट, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके, तो आपने क्या किया है, आपने ऑर्डर दिया है कि ये जो रेजुलेशन हमने अभी डिस्कस किया है कि कमेटी आएगी, वो कमेटी डिसीजन लेगी, और वो क्या मतलब रिपोर्ट सबमिट करेगी, ये थोड़े दिन में कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, गैजेट में भी पब्लिश करवाना है।
ठीक है, डिपार्टमेंट। तो फिर एक और लिखा है कि ऑर्डर ऑल्सो दैट, मैं ये और ऑर्डर करता हूँ कि जो रेजुलेशन है ना वो गेजेट ऑफ इंडिया में भी फॉर जनरल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो ये हमेशा लिखना है, जब भी रेजुलेशन आएगा साथ में ऑर्डर आएगा, याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजुलेशन ही क्या, रेजुलेशन गेजेट ऑफ इंडिया में जब भी पब्लिश करोगे तो आप ऑर्डर को दोगे ना कि भाई जो भी हमने रेजुलेशन लिया है इंटरनल डिपार्टमेंट में, ये गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करना है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे मैंने सेम ऑथोरिटी लिख दिया। दो सेम ऑथोरिटी हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे ऑर्डर हो जाएगा फिर दूसरी ऑथोरिटी, सेम ऑथोरिटी या दूसरी ऑथोरिटी XYZ, वो क्या कर देगी, वो ये भी नोटिफाई कर देगी कि हाँ जो भी आपने ऑर्डर दिया था सर, इनको बोलेगा। या तो ये खुद भी हो सकता है या फिर सेम, हाँ सर जो भी आपने ऑर्डर दिया था मैंने उसको गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करवा दिया फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, और जो रेजुलेशन हुआ था ना उससे रिलेटेड जितनी भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको मैंने कॉपी भेज दिया। और देन आफ्टर जैसे ही कोई चीज़ नोटिफिकेशन में आएगी, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट, मैंने बोला था जो भी चीज़ गेजेट ऑफ इंडिया में जाएगी, तो होता क्या है, हर आप अपनी जो जनरल पब्लिक होती है ना, मुझे आप बताइए आपके घर में जो मम्मी पापा लोग हैं कौन से दिन ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन पढ़ते, नहीं पढ़ते। कहाँ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई ठीक है 8वां पे कमीशन आने वाला है, और 8वां पे कमीशन में ये फलाना ढीकड़ा ऑफिसर, ठीक है, ये सेक्रेटरी है, हेल्थ सेक्रेटरी है या इकोनॉमिक सेक्रेटरी है, ये इसका वो बनेगा क्या, चेयरमैन बनेगा, ये लोग। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गेजेट ऑफ इंडिया में तो जाएंगे नहीं, वो कहाँ पढ़ेंगे, वो न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे। तो फिर यही ऑफिसर क्या करेगा, एक इसको भी भेजेंगे, किसको, द मैनेजर। ये हमेशा लिखना है, द मैनेजर। किसके मैनेजर को भेजेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। जो भी ये गेजेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कर देंगे, वो कहाँ पे है, रिंग रोड मायापुरी में है, न्यू दिल्ली में। तो ये रट लो, ये रट लो, समझ रहे हो। यानी कि गेजेट ऑफ इंडिया में तो पब्लिश होगा ही होगा, वो तो आपने ऊपर ही ऑर्डर दे दिया, उसके बाद में आपने साइन कर दिया कि मैंने इन दोनों का तो कर दिया। अब ये है, ये ऑप्शनल है कि क्या पूरी पब्लिक को बताना जरूरी है, बिल्कुल बताना जरूरी है। तो आप 2 करोगे, किसको भेजोगे, द मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, रिंग रोड मायापुरी, न्यू दिल्ली। समझ गए। तो ये है आपका रेजुलेशन। रेजुलेशन पढ़ने के लिए आपको कंटेंट कहाँ से उठाना है, क्वेश्चन से उठाना है। ओनली थिंग इज दैट एग्जामिनर आपका क्या चेक करेगा, क्या आप पार्ट 1 सेक्शन 1 में लिखे हो, बिल्कुल लिखे हैं। क्या आपने सबसे टॉप पे फाइल नंबर लिखे, रेजुलेशन में फाइल क्यों आई, क्योंकि ये रेजुलेशन सीधा सीधा भेजा जा रहा है किस किस को, गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट को। तो वो देख लेंगे भाई एजुकेशन से रिलेटेड आई है, तो न्यूज़पेपर जो एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड आएगा उसमें पब्लिश कर देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तो लिख ही दोगे, रेजुलेशन वर्ड लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे। एंड इसका कंटेंट बहुत कम चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि कंटेंट तो क्वेश्चन से उठा रहे हो। ये नॉलेज चेक करेंगे, क्या आपने ऑर्डर दे दिया, बिल्कुल दे दिया। क्या सेम ऑफिसर है, बिल्कुल है। क्या आपने यहाँ पे मैनेजर को भी इंफॉर्मेशन दे दिया, बिल्कुल दे दिया। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज हाउ दिस टेक्स प्लेस। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सेक्शन 1 सेक्शन 2 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सेक्शन 1 कब आएगा। तो यहाँ पे मैं सेक्शन हमेशा 1 कब आता है, कंस्टिट्यूशन ऑफ हाई लेवल कमेटी हो, लॉन्च ऑफ न्यू स्कीम हो, इस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन बोर्ड हो, एडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी हो, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग हो, तो यहाँ पे हमेशा सेक्शन 1 आएगा। मैंने आपको पहले ही एकदम सिंपलेस्ट वे में समझा दिया कि रेजुलेशन आएगा, सेक्शन 1 ले आओगे, ठीक है। कब कब आएगा लेकिन सेक्शन 1, पॉलिसी डिसीजन कमेटी क्रिएटेड हो, कोई न्यू स्कीम डिक्लेयर की गई हो, कोई न्यू इंस्टीट्यूशन अप्रूव की गई हो, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई हो, या हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। सेक्शन 2 कब आता है, याद रखो, जब भी नॉन स्टेचुटरी ऑर्डर आएंगे या ऑफिस मेमोरेंडम आएगा, जो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गया, मानो पे फिक्सेशन से क्लैरिफिकेशन आया है। पे फिक्सेशन सीधी सी बात है, अगर आप 8th पे कमीशन का नोटिफिकेशन देखोगे ना, तो उसमें सेक्शन 2 लिखा हुआ है, सेक्शन 2, क्योंकि उसमें पे फिक्सेशन है, ठीक है। तो पे चेंज, या फिर डेलीगेशन ऑफ पावर, नॉन स्टेचुटरी है, ये भी स्टेचुटरी नहीं, या इंटर डिपार्टमेंटल प्रोसीजर चेंज हो रहा है कि आज से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, वो एसडीआर के साथ या आरएसडी के साथ में रिसर्च ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट के साथ में काम करेगा। या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन हो, या रिलैक्सेशन एग्जाम्पशन, किसी चीज़ में छूट दी गई है कि आज के बाद में, जब आपने कोरोना देखा होगा, कोविड में क्या हुआ था, उन्होंने हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया था कि बैंक में आपकी अगर इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही है तो आपको एक सर्टन टाइम दिया जाएगा, आप उस टाइम में दे सकते हो। तो रिलैक्सेशन और एग्जाम्पशन में भी हमेशा 2 में आएगा सेक्शन। तो क्या क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजरल डायरेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। तो आई होप आपको रेजुलेशन समझ आ गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट
अब सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, आप कहोगे क्या चीज़ आनी चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन। मैंने बोला था नोटिफिकेशन हमेशा शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट होता है, उसमें क्या बैकग्राउंड होगा नहीं होगा वो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पहले इसको पढ़ो। क्वेश्चन बोला गया है कंसिक्वेंट अपॉन द रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली के डायरेक्टर के रिटायरमेंट होने की वजह से द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू द पोस्ट। ये बोल रहे हैं कि जो डायरेक्टर है आपके एम्स के वो रिटायर हो गए, तो अब डायरेक्टर किसको बनाएंगे? तो बोल रहे हैं कि जो वेल्थ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, उसके जो सीनियर सबसे सीनियर ऑफिसर होगा उसको हम क्या बनाएंगे? डायरेक्टर बनाएंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात आ गई तो इसका मतलब क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है नोटिफिकेशन बनेगा, मैं पहले बोला था। ठीक है, नाउ द अपॉइंटमेंट शेल बी फॉर फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए फिक्स होगा, और अंटिल द ऑफिसर अटेन द एज ऑफ सुपरएनुएशन, या फिर वो 60 साल के सुपरएनुएशन, सुपरएनुएशन मतलब पूरी अपनी ड्यूटी या लाइफ टाइम कर लेगा तब तक, विच एवर इज अर्लियर, जो भी, या तो 5 साल इसके पहले हो जाए, या मान लो उस 57 ईयर्स का है तो उसको 60 साल में 3 साल के अंदर ही रिटायर कर देंगे, 5 साल हुए नहीं, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, एंड विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफिसर अज्यूम चार्ज, और कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन ये एज ए डायरेक्टर बन जाएगा उस दिन से उसकी जो सर्विस पीरियड है वो काउंट होना स्टार्ट कर देगा। ड्राफ्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फॉर पब्लिकेशन अज्यूमिंग नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या बनेगा, ये नोटिफिकेशन बनेगा। सबसे पहले क्या ड्राफ्ट लिखना है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। नाउ सेम अगेन टू बी पब्लिश्ड इन द गेजेट ऑफ इंडिया। अब देखो पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन, सर आपने तो 2 ही सेक्शन बताए दिए, सब सेक्शन 3 कहाँ से आ गए? चलो वन बाय वन बात करते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या है ये। ठीक है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हर चीज़ इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगेन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पार्ट 1 में क्या क्या आएगा। पार्ट 1 कंटेन्स रेजुलेशंस, नॉन स्टेचुटरी एग्जीक्यूटिव मैटर्स ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, समझ आ गए। पार्ट 2 में बताया था मैंने क्या आएगा। पार्ट 2 में हमेशा जो स्टेचुटरी नोटिफिकेशन है, स्टेचुटरी, रिमेंबर स्टेचुटरी नोटिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टेचुटरी नहीं बोला हूँ। रूल्स ऑर्डर, अगेन मैं दोबारा से चीज दिखा रहा हूँ ताकि समझ आए। एंड अपॉइंटमेंट इश्यूड अंडर लॉ, अपॉइंटमेंट ये किस में आएगा फिर? पार्ट 2 में। नाउ एक होता है पार्ट 3। पार्ट 3 भी मैंने बताया था, इसमें क्या होगा? पब्लिक नोटिस, टेंडर्स, एडवर्टाइजमेंट। टेंडर्स जब भी आएगा पार्ट 3 में आएगा, समझ आ गया। अब देखो इसमें एक और चीज है, सेक्शंस 1 और 2 के बारे में तो पहले ही बात कर लिए थे। तो नोटिफिकेशन में सेक्शन 1 कब आता है? जब भी बिल्स या एक्ट की बात होगी ना, बिल्स और एक्ट, तो सेक्शन 1 लगा देना। सेक्शन 2 में क्या होगा? जब भी ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है और बिल क्या होता है? देखो देखो बिल्स का मतलब होता है जब भी पार्लियामेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, पार्लियामेंट ने ये अप्रूव किया है, पार्लियामेंट के ये बिल से कोई रूल बना है, तो ये सेक्शन 1 में आएगा। लेकिन ऐसे बोले प्रेसिडेंट ने ये बोला गया है कि एक पीएम, प्रेसिडेंट ने कोई भी अनाउंस किया है या कोई भी रूल बनाया है तो उसको ऑर्डिनेंस बोलेंगे 123 के अंडर। और सेक्शन 3 में क्या आएगा? सेक्शन 3 में सीधा सीधा आएगा कोई भी नोटिफिकेशन हो या ऑर्डर हो या रूल हो। तो 1 में क्या आ गया? 1 में रेजुलेशन ऑफ गवर्नमेंट आ गया, और 2 में क्या आ गया? इंपॉर्टेंट नॉन स्टेचुटरी ऑर्डर ऑफ ऑफिस आ गया। ठीक है, चलो वन बाय वन वी विल गो। ठीक है, अगेन मैंने बोला था ये भी हमेशा टू बी पब्लिश इन द गेजेट ऑफ इंडिया। पार्ट 2 में आ गया, सेक्शन 3 में क्यों आ गया? नोटिफिकेशन है, सब सेक्शन 2 लगा सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई भी। सेम चीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नोटिफिकेशन हमेशा सब्जेक्ट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नोटिफिकेशन है ना कुछ चीज होने की कंसिक्वेंट के बाद में आएगा, कंसिक्वेंट। अब जो कोई रिटायरमेंट आया है ऑफिसर, उसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो नोट ऑलरेडी डिस्कस हुई होगी, और उसके कंसिक्वेंट में मान लो कोई एक्ट बना है, तो वो एक्ट क्यों बना है? कुछ ना कुछ हुआ होगा। ऐसे तो है नहीं कि जैसे मान लो कि वो आर्टिकल 40
4 या 45 में ना गवर्नमेंट अमेंडमेंट करना चाहती है, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब जो नोटिफिकेशन में जो फाइल नंबर होगी वो हमेशा पैराग्राफ में होगी। किसमें होगी? पैराग्राफ में होगी, ठीक है। और इसमें कोट करते हैं हमेशा। तो मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली डेटेड ये एज इट इज। फिर यहाँ उसके बाद में आपको क्या करना है? स्टार्स लगाना है, ठीक है। नोटिफिकेशन लिखा। अब यहाँ पे आप टेब दब प्रेस कर सकते हो। टेब प्रेस करके यहाँ से स्टार्ट करोगे। क्या स्टार्ट करोगे कि एक नोटिस था, वो नोटिस नंबर कि ये आप लिख लोगे कि 2026 एडमिन 1, क्योंकि एडमिन से रिलेटेड है, किसी को ज्वाइनिंग देना, अपॉइंटमेंट लेना। सेम की सेम चीज है जो क्वेश्चन में थी। कंसिक्वेंट अपॉन द रिटायरमेंट ऑफ द इंक्यूबेंट डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, द कंपिटेंट अथॉरिटीज प्लीज्ड। कौन कौन कंपिटेंट अथॉरिटी? ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये प्लीज्ड है, ये खुश है क्या करके? टू अपॉइंट श्री एबीसी एडिशनल सेक्रेटरी, जो कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा किसका? मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। उसको क्या बना देंगे? एज ए डायरेक्टर ऑफ न्यू दिल्ली। फालतू बात नहीं कर रहे हैं, बैकग्राउंड उनको कोई मतलब नहीं है, कौन क्यों हुआ, क्यों किस वजह से, ठीक है। कितने दिन के लिए रहेंगे? 5 दिन के लिए रहेंगे या फिर 60 साल की सुपरएनुएशन एज तक, जो भी अर्लियर हो। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही अज्यूम चार्ज। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ा, क्वेश्चन के बाहर नहीं लिखना पड़ा। कुछ भी बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ी, नहीं देनी पड़ी, ठीक है। सीधा सीधा आ गया। फिर आपने ऑफिसर दिया, कौन ऑफिसर कर रहा है? प्लीज ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस चीज का याद रखना। यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर बनता है ना, वो अंडर सेक्रेटरी के अच्छे से लेवल के ऊपर का बनता है। तो उससे ऊपर का बंदा ही, जैसे मान लो जब आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बनोगे ना, तो आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है ना, वो जेएओ भी दे सकता है या डबल एओ दे सकता है। लेकिन जब जेओ बनोगे ना, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साइन होंगे। यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमेशा शुड बी ग्रेटर देन योर ज्वाइनिंग अथॉरिटी। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एक और चीज है, क्या इस चीज को आपको पूरे ऑर्डर देना पड़ेंगे पूरे डिपार्टमेंट में? नहीं, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट का काम है नोटिफिकेशन का। तो आपने टेलीफोन नंबर और ईमेल डाल दिया, लेकिन इस चीज को भी तो आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिश करना पड़ेगा ना, दुनिया को तो बतानी पड़ेगी कि भाई हमारे ये है। ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा, इसमें रेजुलेशन में ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक डिसीजन हुआ ही नहीं है। इसमें डिसीजन ले लिया गया है, इसमें डिसीजन ले चुके हैं कि फलाना ढीकना ऑफिसर्स ही विल बी द नेक्स्ट डायरेक्टर। इसलिए आप चेक करना, रेजुलेशन में ऑर्डर है लेकिन नोटिफिकेशन में ऑर्डर नहीं है। इसमें सीधा सीधा हम क्या करेंगे, फिर जो हमारी गवर्नमेंट इंडिया का प्रेस है वहां पे नोटिफिकेशन पब्लिश कर देंगे, रिंग रोड मायापुरी रटन को। अब एक चीज है, मैंने पहले बोला था अगर आपको ऑर्डर ही दे दिया गया है तो क्या कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन जरूरी है? नहीं है। लेकिन इसमें कॉपी ऑफ फॉरवर्डेड इंफॉर्मेशन जरूरी है। एक चीज बताओ, किस किस को भेजा जाएगा ऑर्डर? सबसे पहले जिसको हटाया गया या जिसको ऐड किया गया। पहली चीज ये हो गई कि जिसको हटाया गया है ना, उस डायरेक्टर को भेजेंगे कि नहीं? भाई उसको पता होना चाहिए ना कि मेरी जगह पे कौन आ रहा है। दूसरा जो बनेगा तो उसको, तो जो भी रिलेटेड सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दूसरी चीज है, अब ये रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो हमेशा नोटिफिकेशन में याद रखना, जब भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो डीओपीटी डिपार्टमेंट आता है, डीओपीटी डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। क्यों? जब भी रूल्स रेगुलेशन होगा ना, यही डिपार्टमेंट सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को समाहित रखता है। आपके सीसीएस रूल देख लो, एसआर एफआर देख लो, ये नोटिफिकेशन कैसे बनेंगे, रेजुलेशन कब बनेंगे, डीओपीटी का काम। तो डीओपीटी को हमेशा करोगे। दूसरी चीज, अब जैसे ये ज्वाइन करेगा, पे एंड अकाउंट ऑफिसर को जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। पे एंड अकाउंट ऑफिसर इसका क्या करेगा? जैसे जब आप ज्वाइन करते हो तो काफी पे एंड अकाउंट ऑफिसर आपके जो प्राण नंबर वगैरह वहां से ट्रांसफर करवा लेते हैं। उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ये टेन्योर बेसिस पे आ रहा है, तो इनको पूरे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होते, लेकिन इनके जो पैसे वगैरह, इनकी कितनी सैलरी, ये सब होगी, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो ये होगी मिनिमम 4 लोग, और भी लोगों को दे सकते हो आप, करस्पॉन्डेंस एड्रेस में दे सकते हो, ठीक है। पे एंड अकाउंट ऑफिस हो गया, एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। इस तरह से आपका नोटिफिकेशन खत्म होता है। तो ध्यान देने वाली चीज क्या क्या है इसमें बता दूं। सबसे पहले मार्क्स, जो एग्जाम में आपका टेस्ट किया जाता है, पार्ट के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, सेक्शन के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान देना, इसमें मुझे बताओ कहीं पे भी 2 एसडीआई क्या? नहीं, क्योंकि एक ही ऑफिसर्स
यानी कि एक ही जो कंपिटेंट ऑथोरिटी है ना, नोटिफिकेशन में ओनली वन टाइम आएगा। क्यों आएगा, पता चल गया आपको? क्योंकि उनको 2 बार ऑर्डर देने की जरूरत ही नहीं है, और उस ऑर्डर को फिर एग्जामिन करने की जरूरत नहीं कि मैंने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया कि नहीं है। तो एक ही बार एसडी आएगा, यानी साइन होगा, ऑथोरिटी हो जाएगी। लेकिन जब आप रेजुलेशन की बात करोगे तो 2 बार साइन करने पड़ते हैं, या तो सेम ऑथोरिटी या डिफरेंट ऑथोरिटी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेम ऑथोरिटी को करवा देना, ठीक है, डिफरेंट ऑथोरिटी मत करवा। तीसरी चीज, यहाँ पे रेजुलेशन में हमेशा क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। नोटिफिकेशन में ऑर्डर नहीं आएगा। अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो आप कॉपी क्या करोगे, फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को बता दिया, लेकिन हर डिपार्टमेंट में भेजने की जरूरत नहीं, सिर्फ एम से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक, नोटिफिकेशन में क्या होगा, जो नंबर होंगे नोटिस के, ठीक है, जो 5 नंबर होंगे वो हमेशा पैराग्राफ के साथ में स्टार्ट होंगे, वो टॉप पे नहीं होंगे। लेकिन जो रेजुलेशन के होंगे वो सबसे टॉप पे होंगे। टू बी पब्लिश्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट दिस वन, गेजेट ऑफ इंडिया पार्ट 1 सेक्शन 1 के जस्ट बाद में टॉप पे हो। इज इट ओके? इसमें हमेशा ऑर्डर 2 बार होगा। एक तो ऑर्डर आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में दिया जाएगा, फिर ऑर्डर आल्सो दैट कॉपी इज फॉरवर्डेड टू द गेजेट टू द इंडिया। तो ये आपका रेजुलेशन आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल डेफिनेटली अटेम्प्ट इट। अब आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में आज या कल ले आऊँगा, 2 हो जाएंगे। इस तरह से 4-5 वीडियो में हो जाएंगे, और इनको बार बार रिवीजन कर लोगे ना। देखो, कंटेंट तो मैटर करता है, आपने लिखा क्या है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन शॉर्ट ही होगा, एक ही पैराग्राफ में लिखना है। वो सब यही चेक करते हैं, क्योंकि सबको पता है अगर आप एक बार ऑफिसर बन जाओगे तो गूगल की हेल्प ले लोगे, चैट जीपीटी की हेल्प ले लोगे, कैसे तो कर ही लोगे, ठीक है। लेकिन क्या आपको फॉर्मेट आ रहा है, क्या स्ट्रक्चरिंग पता है, क्या आपको बेसिक नॉलेज पता है कि नहीं, नोटिफिकेशन का चेक ही किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक कह सकते रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। कमेंट सब करो यार, कमेंट नहीं करते हो आप, कमेंट थैंक यू बोल दो भाई, अगर समझ आ रहा है। नहीं आया तो ऐसे बोलो, जो भी है आपको रिएक्ट करना कर सकते हो, और लाइक भी करना। और हाँ, बाकी के मैं 2 क्वेश्चंस और डाल दूंगा। पिछले वाले क्वेश्चन में जो ऑफिस मेमोरेंडम बनना था, लेकिन आप मैक्सिमम लोग लेटर बना दिए कि सोचे कि लेटर ही बनाए तो सर लेटर ही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैंने पहले बोला था आपका मैं नॉलेज चेक कभी भी कर सकता हूँ। तो 2 क्वेश्चन दूंगा, बनाना, और कोशिश करना लेफ्ट हैंड अलाइनमेंट में। अगर आप इतना करके आते हो और इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आप 15 में से 13 से कम मार्क्स नहीं लाओगे, क्योंकि 48 मार्क्स भी मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं। तो मैं इसलिए बता सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी नहीं आएगी।